एक खूबसूरत शेर मेरे को याद आता है इस घर को देखकर और हबीब साहब सामने बैठे हुए हैं। तो नशेमन नशेमन होता है घोंसला, नशेमन के लिए तिनके चुनूंगा फिर गुलिस्ता में, नशेमन के लिए तिनके चुनूंगा फिर गुलिस्ता में, जला है आसियाना अब आज से फुर्सत ही फुर्सत है। अलीगढ़ के जिस मोहल्ले में आज हम खड़े हैं इसे बद्रबाग कहा जाता है। बद्रबाग का मतलब होता है गार्डन ऑफ फुल मून। यहाँ पर प्रोफेसर इरफान हबीब का घर बना हुआ है और हिंदुस्तान के इतिहास की खूबसूरती समेटे इस बंगले को 1931 में बनाया गया था। कोइंसिडेंटली 12 अगस्त 1931 को प्रोफेसर इरफान हबीब पैदा हुए थे और इसी साल इस घर की कंस्ट्रक्शन हुई। और जिस ब्रिटिश कंपनी ने इस घर को बनाया था उसी ब्रिटिश कंपनी ने एएमयू में एक लेबोरेटरी को भी बनाया था। ये वही ड्राइंग रूम है जहाँ पर कभी नेहरू आते थे और इनकी विजिट का एक दिलचस्प किस्सा आगे इंटरव्यू में खुद हबीब साहब बताएंगे। इस घर का हर एक कोना अपने आप में इतिहास है और इतिहास की याद दिला रहा है। पोर्च में खड़ी प्रोफेसर हबीब की पुरानी जैन कार हो या उनकी पुरानी साइकिल जिससे वो यूनिवर्सिटी जाया करते थे। सो आज 12 अगस्त उनके 94th बर्थडे पर हम ये इंटरव्यू आपके लिए लेके आ रहे हैं। हेलो सर, गुड टू सी यू। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और सर। गुड आफ्टरनून। ओके सर, बड़े खूबसूरत बाल हैं अभी भी आपके एंड यू आर स्टिल लुकिंग सो चार्मिंग एंड हैंडसम। सो I think it's a trick of your eyes, not reality. But anyway, ओके, go ahead. सो सर इसी के साथ साथ में आपका बड़ा खूबसूरत घर है और साथ ही हिस्ट्री हर कॉर्नर पे है, आपने इतना कुछ लिखा है। तो मैं स्टार्टिंग करूँगा आपके नाना जी से, अब्बास तैयब जी से, जो हाई कोर्ट के जज थे वडोदरा स्टेट में और साथ ही साथ में बड़े लर्नड इंसान थे। और आपकी मौसी जो थी रेहाना तैयब जी, और वो गांधी आश्रम में रहती थी। तो 10 अगस्त 1931 को आप पैदा हुए। उस वक्त में यरवदा जेल से गांधी जी ने एक बड़ा खूबसूरत लेटर लिखा आपकी मौसी को कि बेबी के लिए ब्लेसिंग्स हैं और वो सारा का सारा। तो क्या ब्लेसिंग्स थी सर, किस तरीके से याद नहीं, करते हैं? अब जाहिर है कि मेरे बाप और माँ दोनों कांग्रेस के फॉलोअर्स थे और मेरे नाना अब्बास तैयब जी तो गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे। तो इसलिए हमारा ताल्लुक़ तो रहा है नेशनल मूवमेंट से और कांग्रेस से उस वक्त। मेरे पिताजी जो थे फादर, वो उन पर मार्क्सिज्म का असर था और वो कम्युनिस्ट पार्टी का ऑर्गन भी ख़रीदते थे, लेकिन उनकी बेसिक लॉयल्टी पंडित नेहरू के साथ थी। अच्छा अच्छा, तो पंडित नेहरू जी यहाँ भी आए थे अलीगढ़ में 1948 में? नहीं, उससे पहले भी आए थे, 1942 में आए थे और वो इत्तेफाक से उस वक्त हमारे घर आए। उससे पहले वो स्टूडेंट्स यूनियन में आ चुके थे पंडित नेहरू और बहुत बड़ी तकरीर उनकी हुई थी 1932 या 33 में। लेकिन उसके बाद 1942 के शुरू में वो यहाँ आए, मार्च में, शायद मार्च अप्रैल में। तो आफ्टरनून में आए थे और यहाँ खाना वाना खा के चले गए। मेरे फादर को, वालिद को वो बहुत अच्छी तरह जानते थे क्योंकि वो कांग्रेस की तरफ से मेंबर थे प्रोविंशियल काउंसिल के 1922-23 के इलेक्शन। ओके, तो जब से पंडित नेहरू को जानते थे। ओके। तो सर यहाँ पे आगे क्या कहा उन्होंने कि भूख लगी है, कोई सैंडविच वगैरह खिलाओ? नहीं नहीं, यहाँ से चिल्लाए मुझसे कि हबीब हबीब गेट मी ए सैंडविच। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो वो बड़ा उनका कैंडिड ट्रिप थी यहाँ की, प्लान नहीं नहीं, था? उनको यहाँ कांग्रेस वालों ने बुलाया था और खाने का इंतज़ाम नहीं किया, तो फिर उन्होंने कहा कि एक तांगा खुद इंगेज किया, उनको हटा दिया और उस पे यहाँ आ गए। और उनके दूसरे दोस्त थे ख्वाजा अब्दुल मजीद, लेकिन वो उस वक्त अलीगढ़ में नहीं थे, इलाहाबाद में थे, कंटिन्यूएट, तो इसलिए यहाँ आए।
ओके। तो सर जब आप ऑक्सफोर्ड जा रहे थे तब आपका वो इशू हुआ था स्कॉलरशिप वगैरह का, तब भी आपकी मुलाकात हुई थी? उस वक्त मैंने पंडित नेहरू को एक खत लिखा था कि साहब हम्म मुझे स्कॉलरशिप तो मिल गई है लेकिन पासपोर्ट रिफ्यूज़ हो रहा है, हम्म तो इसकी, और ऐसे बहुत से कम्युनिस्ट को मिल गया है, तो ये भी वजह नहीं समझ में आती कि मुझे क्यों रोका जाए। हम्म तो बात ये थी कि हालांकि पंडित पंत जो थे वो मेरे फादर को बहुत अच्छी तरह जानते थे, और इनके जब मेरे बाप जो थे वो काउंसिल के मेंबर थे यूपी के कांग्रेस की तरफ से, तब वो पंत जी उसके लीडर थे, लेकिन जानते हुए उन्होंने पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया, होम मिनिस्टर थे। तो उस वक्त मैंने अपील की थी पंडित नेहरू से, और उन्होंने दिलवा दिया पासपोर्ट। अच्छा, आपने जाके मुलाकात करी, आपने बताया भी नहीं कि मैं नहीं, मोहम्मद मैंने हबीब तो का मुलाकात के लिए नहीं, मैंने तो सिर्फ अपील भेजी थी उन्हें कि साहब हाँ। मेरे साथ ये ज्यादती है, जब मुझे स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है तो पासपोर्ट क्यों नहीं दे रही। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि तुम आई शुड सी हिम एट I think 9 o'clock at the central secretariat. So you went there after that? Of course I went there. How was that meeting? You told him that you is... नहीं, वो जाहिर है मेरा केस तो नहीं पता ही था। हाँ ये भी मालूम था कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी का कब मेंबर हुआ, लेकिन कम्युनिस्ट एक्टिविटीज़ में बहुत पहले था। हाँ सब मालूम था उनको, उन्होंने फाइल देख ली थी। अच्छा अच्छा। हाँ ओके। तो सर इसी के साथ में जब एएमयू की बात करते हैं हम, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे जैसे टू नेशन थ्योरी की भी स्टार्टिंग हुआ और बातें चली, और मतलब एक तरीके से प्रो पाकिस्तान यहाँ से नहीं हुआ था वो, तो टू नेशन थ्योरी तो जो जिना की तकरीर हुई थी यूपी मुस्लिम लीग आई थिंक इन 1940, और फिर लाहौर रेजोल्यूशन हुआ 1940 का उसी साल में, तो उससे शुरू हुई टू नेशन थ्योरी। अलीगढ़ से कोई इसका ताल्लुक नहीं। अच्छा अच्छा। तो सर जब आप ऑक्सफोर्ड से वापस आए थे यहाँ पे, और जब हिस्ट्री राइटिंग आपने स्टार्ट किया तो अपने थीसिस में, वैसे तो आपने वहीं पे स्टार्ट कर दिया था, तो क्या आपका विजन था हिस्ट्री राइटिंग का कि भाई किस तरीके की हिस्ट्री राइटिंग होनी चाहिए? यही था, क्योंकि हम लोगों की ट्रेनिंग मार्क्सिज्म में हुई थी, तो यही था कि मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क होना चाहिए, लेकिन ये भी था, और दूसरी ट्रेनिंग ये भी थी कि बिल्कुल एक्यूरेसी होना चाहिए, कोई अपनी तरफ से इमेजिनेशन नहीं होना चाहिए हिस्ट्री में। अच्छा अच्छा। तो उसके लिए जाहिर है कि हम हर स्कूल के हिस्टोरियंस उसमें शामिल हैं, चाहे मार्क्सिस्ट हो या नॉन मार्क्सिस्ट हो। जो हिस्टोरिकल मेथड है वो तो एक ही है, इंटरप्रिटेशन दूसरे हो सकते हैं। तो उसमें तो हम लोगों को जो नॉन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं उनसे भी सीखना चाहिए, और सीखते ही हैं उनसे। ओके। तो सर जिना भी काफी बार आते थे यहाँ पर एएमयू में, और आर्सेनल ऑफ नहीं, पाकिस्तान। जिना ज़्यादा नहीं आए, मेरे ख्याल में 2 दफ़ा आए। आपकी मुलाकात हुई कभी? नहीं नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। ओके। तो सर इसी के साथ में जब हम आज की हिस्ट्री की बात करते हैं, तो जिस तरीके से नेहरू का विजन था हिस्ट्री का, और नेहरू की हिस्ट्री राइटिंग थी और एक इम्प्लीमेंटेशन थी, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, जाहिर है कि खुद पंडित नेहरू एक्नॉलेज करते थे कि उन पर मार्क्सिज्म का असर है, असर था, सोशलिज्म का असर था। तो उनसे बहुत सी चीज़ों में तो मार्क्सिस्ट का अग्रीमेंट ही होता है। अब ये कि हिंदुस्तान को फ्यूडल कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी, उसमें तो कोई ऐसी, मैं उसको कोई फंडामेंटल बहस नहीं समझता, क्योंकि बहुत इस पर डिपेंड करता है कि आप फ्यूडलिज्म की डिफिनेशन क्या रखते हैं, और वो अगर इतनी कॉमन हो जाती है कि तकरीबन हर सोसाइटी फ्यूडल है, तो उस डिफिनेशन से फ़ायदा क्या। ओके। तो ये सब मसाइल हैं जो हिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से डिस्कस होते हैं, मार्क्सिस्ट में भी और नॉन मार्क्सिस्ट में भी। ओके। तो सर जैसे ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है, और क्या मार्क्सिज्म आज के टाइम में रेलेवेंट भी है, या एक तरह की फेल्ड आइडिया है? नहीं, देखिए, जाहिर है कि हर आइडियोलॉजी में इम्प्रूवमेंट तो होता ही है। ये नहीं कह सकते कि एक रिलीजन की तरह है कि ये हमारी टेक्स्ट बुक है, कैपिटल हो गई तो बस इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। आदमी लर्न करता है,
जो मार्क्स का फ्रेमवर्क है उसमें बहुत सी चीज़ें घटाई जा सकती हैं, बढ़ाई जा सकती हैं। कोई मज़हब तो है नहीं। तो और बहुत से ऐसे कल्चर्स हैं जिनसे मार्क्स की वाकफियत नहीं थी। तो इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि जो मार्क्स ने कह दिया वो एटर्नल है। अच्छा। खुद मार्क्स ही के थॉट के ख़िलाफ़ है ये कि कोई चीज़ एटर्नल हो। तो हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट होता है, और जैसे ही हमारी इंफॉर्मेशन बढ़ती है और एक तरह से इमेजिनेशन भी बढ़ता है तो हम हिस्ट्री को इम्प्रूव करते हैं। ओके सर, जैसे अपन मेडिवल पीरियड की बात करते हैं जिस पर आपका काफ़ी काम है, तो उस वक्त के जो सर स्कॉलर होते थे, उलेमाज होते थे, उनका वहाँ तब के जो रूलर्स थे उनके साथ कैसा रिश्ता था और कितना वो नहीं, वो तो पॉलिसी के अलग ऊपर। अलग डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स पर। ये तो आमतौर से होता था कि जो उस वक्त बादशाह होते थे या होते थे उस वक्त जो उनके कॉन्टेम्प्रेरी होती थी उनकी वो तारीफ़ करते थे। लेकिन पिछले बादशाहों के लिए कोई ज़रूरी नहीं था। तो हम देखते हैं कि बहुत से हिस्टोरियंस हैं, वो जैसे बर्नी है या बर्नी है, मुग़ल ज़माने में अबुल फज़ल हैं, कि उनके बहुत से जो आइडियाज़ हैं वो सही हैं, और उनसे जैसे अबुल फज़ल है उसका पूरा तसव्वुर हिंदुस्तान का, नेशन का, ये बहुत वैल्यूबल है। सेक्युलरिज्म का, हालांकि सेक्युलरिज्म का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जब वो ये कहता था कि मज़हब के लोगों को स्टेट में दखल नहीं देना चाहिए, और इसलिए उसने इस्लाम के प्रॉफिट और खलीफाओं की भी नुक्ताचीनी की कि उनको मजहबी रजीम में रहना चाहिए था। तो इससे ही मालूम होता है कि उस ज़माने में लोगों के जो ख़यालात थे वो लिमिटेड नहीं थे, महदूद नहीं थे, बल्कि फंडामेंटल क्रिटिसिज्म भी वो करते थे मज़हब का, जैसे अबुल फज़ल ने किया है। तो सर इसी तरीके से अगर अपन अकबर की बात करते हैं तो अक्टूबर 15 और 1542 में वो उमरकोट में पैदा हुए, और वहाँ पर जब वो पैदा हुए हुमायूं और हमीदा के वो बेटे थे, तो हुमायूं ने अपने कस्तूरी मर्ग जो होता है उसकी जो खुशबू होती है वो जितने भी वहाँ लोग बाग थे उनको बांटी और कहा कि मेरे बेटे की फेम इससे भी बड़ी हो। तो अकबर को आप उस तरीके से कैसे देखते हैं? नहीं, उस इंसिडेंट से तो कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है अकबर का, लेकिन जो अकबर का विज़न था और जिस तरह से उसने ऐसे लोग जैसे अबुल फज़ल थे इनको प्रमोट किया, जो एक तरह से साइंटिफिक एटीट्यूड था जिनका, तो वो तो बहुत अहम चीज़ है और उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। जिसे बल्कि उसकी जो पॉलिटिकल राइटिंग्स अबुल फज़ल में, उसमें तो सेक्युलरिज्म बिल्कुल उभर के आता है, क्योंकि वो ये कहता है कि मज़हब के लोगों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए सियासत में, पॉलिटिक्स में। ओके, तो सर जो अकबर का दीन इलाही था और जो सुलह कुल की पॉलिसी थी, तो एक बार राजा मान सिंह को भी उन्होंने कहा कि दीन इलाही ज्वाइन करने के लिए, तो राजा मान सिंह ने भी। नहीं, ये बात बदायूनी ने कही है, जो एक हिस्टोरियन है, अब उसमें कितना ट्रुथ है ये पता नहीं, लेकिन ये तो सही है कि बहुत से जो अकबर के उमरा थे वो उसमें शामिल नहीं हुए। जैसे तौहीद इलाही वो कहता था, आजकल के मौर्रिख उसे दीन इलाही कहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो और बहुत से जो थे उमरा वो उसमें शामिल हो गए। तो इसी के साथ सर अगर हम अकबर को देखते हैं तो जितने भी उस वक्त जो ये भक्ति मूवमेंट जो चल रहा था, तो भक्ति मूवमेंट का क्या असर था उस वक्त के मुगल रूलर्स के ऊपर में? भक्ति का डायरेक्ट तो नहीं था, भक्ति का तो आम लोगों पे ज़्यादा असर था। उनका जो असर था वो जिसे रैशनलिज्म कहते हैं, और फ़ारसी और अरबी लिटरेचर में माकूलियात कहलाता है, माकूल, रैशनल, उसका असर था उन पर। ओके ओके। उनका भक्ति मूवमेंट पे का कोई असर नहीं मालूम होता।
ओके, तो सर जैसे ऐसा भी सुना जाता है कि अकबर ने और भी कई जगह के लोगों को बुलाया था, जैसे क्रिश्चियन और वहाँ के लोगों के को भी, कि आप आइए और हम हाँ, इस। उसमें वो हाँ। हर एक का मज़हब जानना चाहता था, उनका कल्चर जानना चाहता था, सिर्फ मज़हब नहीं, इकोनॉमी भी जानना चाहता था, ओके। क्या क्या पेशा है। तो ये तो आपको जो यूरोपियन राइटर्स हैं उस ज़माने के, डच और कैथोलिक, जो उनके कोर्ट में गए, उनके अकाउंट से पता चलता है। ओके, तो सर जैसे उस वक्त एक कास्ट का जो बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमिना है, तो कास्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? कास्ट कब स्टार्ट हुआ, कौन से हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में नहीं, इसका? कास्ट की हाँ। अपनी हिस्ट्री है, हाँ। और जाहिर है कि जाति और वर्ण दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम्म। अब एक पीरियड के बाद इसका कंसोलिडेशन होता है, जो आपको मनुस्मृति में मिलता है। हम्म। तो कास्ट सिस्टम ऐसा तो नहीं है कि एकदम से पैदा हो गया, वो आहिस्ता आहिस्ता उसने वो बना है। तो उसकी उसकी हिस्ट्री, इतिहास जो है वो बहुत दिलचस्प है। हम्म। और तो सर कहाँ से शुरू होती है ये? ये शुरू तो बिल्कुल आपको ऋग्वेद ही से मिल जाती है, अच्छा। और ऋग्वेद की आखिरी हिस्सा जो है उसमें है भी कि चार, किस तरह से चार कास्ट पैदा हों। हम्म। फिर आपको ग्रीक अकाउंट से मिलता है, जो 3rd सेंचुरी, जो अब 300 BC के लगभग मेगास्थनीज का अकाउंट है, हम्म। उसमें कास्ट सिस्टम का जिक्र है ओके। पूरा। तो और फिर बुद्धिस्ट लॉर में भी जिक्र है कास्ट सिस्टम का। मनुस्मृति की अपडेट अक्सर 200 BC से 100 AD तक दी जाती है, उसमें है। उसमें तो पूरी तरह से है, अर्थशास्त्र में है। अब कितना कौटिल्य का अर्थशास्त्र वाकई मौर्यन पीरियड का या बात का, ये दूसरी बात है, लेकिन बहरहाल वो भी एक अर्ली टेक्स्ट है, उसमें पूरी का सिस्टम है। ओके सर, तो फिर कास्ट का जैनिज्म और बुद्धिज्म पर क्या इम्पैक्ट हुआ सर? कुछ इम्पैक्ट हुआ भी? नहीं, इम्पैक्ट तो है ही, और जाहिर है उतना सख्त रिजेक्शन नहीं है कास्ट सिस्टम का जितना आप समझें कि होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल बहुत मज़हब तो ऐसे मुल्कों में फैला जहाँ कास्ट नहीं थी। ये जैन मत के लिए नहीं कहा जा सकता। तो बुद्धिज़्म में तो कैपेसिटी थी कि कास्ट सिस्टम को वो ओवरकम कर ले, उससे उस तक लिमिटेड न रहे। तो सर मेडिवल टाइम में कास्ट सिस्टम जो है वो कैसे फंक्शन करता था, और उसका आप एक रेफरेंस आप बता सकते हैं जाट के थ्रू सर? नहीं, वो तो रेफरेंस पॉइंट नहीं है, क्योंकि बाज़ कम्युनिटीज़ हुई जो कास्ट हैं, लेकिन उनकी पर्टिकुलर है। अगर आप जट और जाट को देखें तो पंजाब में मुसलमान जट हैं, और तकरीबन हर किसान अपना आप को जट कहता है, लेकिन यूपी में कास्ट है। तो कास्ट सिस्टम में बहुत वैरायटीज़ हैं, एक चीज़ आप एक आप उसके लिए स्केल नहीं कर सकते। तो सर ये इवॉल्व कैसे हुए? इस कॉल तो उसी प्रोसेस से हुए जिससे दूसरी जगह क्लासेस हुई। अब यहाँ क्योंकि छूत-छात और कास्ट का फैक्टर आ गया, इसलिए कास्ट क्लासेस जो हैं वो कास्ट में कन्वर्ट हो गए। ओके। ये तो अनटचेबिलिटी और छूत-छात है, वो तो हिंदुस्तान के पेक्यूलियर फीचर है। और वो इस्लाम में भी है। हाँ, वो तो जब मुसलमान यहाँ आए तो, लेकिन इस्लाम में बाहर नहीं है, ईरान वगैरह में नहीं है। हाँ हाँ, बाहर नहीं है। तो सर मुगल्स के ऊपर कास्ट का इम्पैक्ट क्या देखते हो आप, और कभी उन्होंने रियलिटी जानते हुए उसको चैलेंज क्यों नहीं किया? नहीं, चैलेंज वो क्यों करते हैं, उनका तो भाई फ़ायदा ही था, राजपूत उनके साथ थे, तो वो वाई शुड दे अनॉय राजपूत्स। ओके। और वो ऐसे झगड़े को क्यों शुरू करो जिससे तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा। ये भी है। तो सर जैसे आपने राजपूत और मुगल्स की बात करी, तो इसी तरीके से एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में हम बात करें तो ये भी है कि भाई महाराणा प्रताप को एग्जिस्ट करने के लिए मुगल्स का होना जरूरी है। नहीं, ये बात नहीं है। महाराणा प्रताप की अपनी जगह है, और उनके अपने रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन
अब पूरी हिस्ट्री को अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप से तो नहीं रिड्यूस किया जा सकता, क्योंकि महाराणा प्रताप तो बहरहाल सिर्फ मेवाड़ के राजा थे। ओके, तो सर इसी में अगर हम देखते हैं तो दिया कुमारी हैं जो फॉर्मर डेप्यूटी चीफ, नहीं सॉरी फॉर्मर नहीं, अभी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान गवर्नमेंट में, तो वो कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जो ये हल्दी घाटी थी वहाँ पे बोर्ड लगा था जिसमें ये कहा गया था कि महाराणा प्रताप की हार हुई, मैंने उस बोर्ड को चेंज करवा के कहा कि ये फतेह हुई। और अब इसमें आयरनी देखिए कि वो जिसकी बात कर रही हैं, महाराणा प्रताप जिनसे लड़े थे वो राजा मानसिंह थे, वो उन्हीं की डिसेंडेंट हैं। नहीं तो अब वो तो आप इतिहास को बदल दें तो अब उसको तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो इसको इसको आप कैसे देखते हैं सर, ये क्यों ऐसा बदलाव क्यों नीड बदलाव क्यों क्या है, है? मेवाड़ की अपनी एक हिस्ट्री है। हम्म, राज विनोद नाम है उसका, हम्म, उसमें पूरा दिया हुआ है, हल्दी घाट की बैटल दी हुई है। अब उसको कैसे आप झुठला दें? तो जो वो कोई मोगलों ने नहीं लिखी है, वीर विनोद तो मेवाड़ के राणा ने लिखवाई कोई 150 साल पहले, तो उसे आप देख लीजिए। ओके सर, कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं इसी इसी टाइम के, जैसे उसमें ये कहा जाता है कि भाई जोधाबाई तो कोई थी ही नहीं, जैसे हरका बाई कहते हैं, इस तरीके की बात नहीं तो अब जोधाबाई का तो हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं है, वो बात सही है, कहीं उसका मेंशन नहीं है अकबर के ज़माने में। जोधा अकबर फिल्म देखी है आपने? नहीं, फिल्म में तो नहीं देखी, लेकिन वो फिल्म में तो है, लेकिन अकबर के रिकॉर्ड्स में कहीं जोधाबाई नहीं है। तो सर जो जोधा अकबर में जो जितने लंबे तगड़े और ठाडे अकबर हैं, क्या रियल लाइफ में भी वैसे ही थे? नहीं नहीं, अकबर के लिए कोई मैंने नहीं पढ़ा कि वो कोई बहुत पहलवान टाइप का आदमी है। ओके, तो कितना 5'7", 5'8" के आसपास रही होगी उनकी हाइट, और जिस तरीके की उनकी वो सारी ये चीजें फीचर्स। मैं कह नहीं सकता, लेकिन उनकी कोई बहुत लंबे नहीं थे अकबर। ओके सर, जैसे अभी की बात होती है तो भगवान। लाइट आ गई, टचवुड। तो जैसे ये होता है कि अभी की भी जब बात होती है तो सर एनसीईआरटी से सिलेबस से मेडिवल हिस्ट्री को एक तरीके से निकालने की या स्क्रैप करने की बात होती है, तो ये इस फिनोमेना को आप किस तरीके से देखते सिर्फ हैं? मिडिएवल हिस्ट्री का नहीं है, बल्कि आप सिलेबस में ये कहें कि हिंदुस्तान होम ऑफ द आर्यंस था, तो एक बेवकूफ़ी की बात है। तो उससे क्या फ़ायदा है? आपके क्लेम से हिस्ट्री तो नहीं बन जाएगी। या आप हिस्ट्री से अकबर को निकाल दें, उससे हिस्ट्री से अकबर तो नहीं निकाला जा सकता। तो आप पूरे एक स्टूडेंट को पढ़ाएं, महाराणा प्रताप पढ़ाएं, लेकिन अकबर नहीं पढ़ा रहे हैं आप, बेवकूफ़ी है। तो इसका क्या इलाज है? तो सर क्या इसके पीछे का सोच क्या रहती है इस तरीके की? ये मतलब वो तो आप ही देख बेवकूफ सकते हैं कि क्या सोच है। वो समझते हैं कि अकबर को पढ़ाने में कोई उसकी तारीफ हो जाएगी, तो बहरहाल वो मुसलमान था तो क्यों तारीफ हो उसकी। तो ये सब बातें हैं उनकी। तो सर एक मॉडर्न टाइम में ये भी होता है कि भाई शिवाजी को हिंदू रूलर के तरीके से देखा जाता है, औरंगजेब को मुस्लिम रूलर के तरीके से देखा जाता है, तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ रूलर्स थे? नहीं, वो बात तो सही है। वो कई लोग उस ज़माने में उनको हिंदू और मुसलमान का तो फ़र्क था ही, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि वही सिर्फ मेजर फैक्टर नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं। ओके, तो सर थोड़ा सा एंसेंट की बात करते हैं। एंसेंट इंडिया में जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन थी वो किस तरीके से होती थी, स्पेशली जो कॉइन्स बनते थे अलग अलग राजाओं के, सबके अलग? नहीं, वो तो आप उससे तो न्यूमिस्मेटिक हिस्ट्री तो आप देख सकते हैं कि वो शुरू होती है गौतम बुद्ध के ज़माने से, और आहिस्ता आहिस्ता और बाहर से आई। पहले ईरान और यूनान में ये हुआ, फिर हिंदुस्तान में रूलर्स ने कॉइन्स इशू करना शुरू किया। तो उसमें पता कैसे लगता था कि एक दूसरे का जब ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन होती थी? बहुत मुश्किल है, इसलिए कि जैसे अशोक के कॉइन्स में अशोक का नाम तो है नहीं, जो ज़माने के जो मौर्यन कॉइन्स हैं पीरियड के, जैसे हम उन्हें समझते हैं, कुछ तो उस कैरेक्टर्स से पता चलता है, लेटर्स। अशोक के इंस्क्रिप्शंस का तो हमें मालूम है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट ये है। अगर किसी कॉइन पे हम लेजेंड देखते हैं जिसमें ब्राह्मी कैरेक्टर्स हैं, उसको हम कहते हैं। ग्रीक कैरेक्टर्स भी हैं हिंदुस्तान की, जब कॉइन शुरू हुई तो उसमें अगले में ग्रीक कैरेक्टर्स भी थे, वहीं से आए। ओके, तो सर जैसे कलाड़ी में एक्सकवेशन हुआ है अभी तमिलनाडु में,
और उसके ऊपर काफ़ी विवाद चल रहे हैं, कई डिस्प्यूट चल रहे हैं और एक तरीके से वो जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, उसको भी वो झुठला दे रहा है और वहाँ के लोग भी ये कह रहे हैं कि भई आप लोग उन्होंने जो ऑफ़िसर थे वहाँ से रिपोर्ट बना के उन्होंने एएसआई को यहाँ पे भेजा, तो उन्होंने एएसआई ने उसको दोबारा भेज दिया कि नहीं भाई इसको देखिए, दोबारा मैं करके लेके उससे आओ। हाँ, मैं फ़ैमिलियर नहीं हूँ उससे। अच्छा। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि हुँ, बहुत सी चीज़ें नॉर्थ से साउथ गईं और बहुत सी चीज़ें साउथ से नॉर्थ आईं। हुँ, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि स्क्रिप्ट राइटिंग हुँ, हमें श्रीलंका में पहले मिलती और भारत में बाद में मिलती है। अच्छा, हाँ, नॉर्थ में बाद में मिलती है। अच्छा, अच्छा, तो साउथ से नॉर्थ आई है। अच्छा तो इस ये तरीके से। कोई हिस्ट्री में ये नहीं कि हर एक नॉर्थ से साउथ जाए। हाँ, भाई हिस्ट्री में तो ये है कि कोई भी हो वहाँ व्यापार होता था ईरान और उससे, इसलिए वहाँ स्क्रिप्ट पहले पहुँच गई हुँ, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट की शुरू हुई। हुँ, जो खरोष्टी थी वो तो राइट टू लेफ्ट चलती थी, ब्राह्मी लेफ्ट टू राइट चलती है। हुँ, तो उसकी सबसे राइटिंग्स पहले हमें साउथ इंडिया में मिलती हैं, उसके बाद अशोकन इंस्क्रिप्शन आते हैं हुँ, और वो पूरे हिंदुस्तान में हो गए। हुँ, तो मालूम तो यही होता है कि जब मौर्यंस ने साउथ को कब्जा किया उनके, वो पहुँचे वहाँ तो वहाँ से उन्हें राइटिंग मिली और हुँ, राइटिंग उन्होंने सीखी। हुँ, और अशोक ने फिर दुनिया, जब तक अशोक का रेन आया तो हुँ, सब हुँ, ऑफिसर्स राइटिंग, हुँ, अभी से रिटन मटेरियल को इस्तेमाल कर रहे थे, ऑर्डर्स राइटिंग में आ रहे थे। हुँ। तो साउथ से आई है राइटिंग। अब ये नॉर्दर्नर्स को बुरा लगे तो उससे कोई हिस्ट्री थोड़ी बदल जाएगी। तो सर आजकल ये हो रहा है ना, बुरा लगने से थोड़ा नहीं हिस्ट्री नहीं, चेंज उससे कर क्या दें। फर्क पड़ता है भाई, साउथ से आए या हाँ, नॉर्थ से आए। फैक्ट यही है कि हाँ, राइटिंग साउथ में इंडिया में पहले मिलती है, नॉर्थ में बाद में मिलती है। उस पर जितना चाहे रोल लीजिए। ओके। तो सर इसी में जैसे अशोक की आपने बात करी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट की आपने बात करी, तो अशोक के जो पिलर्स हैं, जिनको लट्टे भी बोला जाता है, तो उसके ऊपर जो अभिलेख लिखे हुए हैं उनके और जो बुद्धिज़्म की जो बातें लिखी हैं, उसमें संस्कृत लैंग्वेज में कोई नहीं है, ऐसा क्यों है सर? नहीं इसलिए कि हुँ, भाई गौतम बुद्ध की जो कॉन्वर्सेशन हैं वो सब पाली में है, ये हुँ, जैसे प्राकृत कहते हैं। हुँ, तो ये अशोक की ज़बान थी, मामूली आदमी नहीं संस्कृत समझता था, उसने वो हुँ, ज़बान लिखी जो कि हुँ। कम से कम उसके ऑफिसर समझ सकें। अच्छा, इसलिए। तो सर इसी के साथ-साथ अशोका की अगर हम बात करें तो एक चाणक्य नाम के शख्स हैं। क्या सच में हुए भी हैं वो? नहीं, चाणक्य का जो ट्रेडिशन है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की वजह से है। हुँ, आपके दो नाम हैं, कौटिल्य भी और चाणक्य भी। हुँ। तो गालिबन नाम उसका कौटिल्य था। बहरहाल कौटिल्य के अर्थशास्त्र मौजूद है। अच्छा, अच्छा। तो सर एक ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी हमारे को कहते हैं। आप बिलीव करते हो मदर ऑफ नहीं डेमोक्रेसी नहीं में? नहीं, कुछ नहीं। असल में वो तो ये कहते हैं कि आप सिर्फ मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, आर्या हिंदुस्तान से पहले दुनिया भर में, गोया ये कोई बहुत ऑनर की बात है। तो ये तो हाँ, बेकार की बात है। ओके सर एक दूसरी बात आपने एक बार डेमोक्रेसी का जो हुँ, पूरा आइडिया है वो सब ग्रीक थॉट से आया है। हुँ। पर सर जब वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि जैसे राखीगढ़ी एक्सकवेशन और ये सारे हैं, तो उन एक्सकवेशन में हम ये देखने को मिलता है कि नहाने की जगह है, सोशल जगह है, वो सब के लिए इक्वल हैं। तो हम शुरू से इक्वालिटी लेके चल नहीं रहे हैं बिल्कुल इसलिए हम गलत मदर ऑफ कहते हैं, ये डेमोक्रेसी मोहनजोदारो में तो बहुत ही इनइक्वालिटी मालूम होती है, ऐसे कोई कोई नहीं, हुँ, बिल्कुल नहीं। ओके तो और इस बहुत से जिस तरह लोग दफन होते थे या करते थे उसमें आपको इनइक्वालिटी नजर आती है। डेमोक्रेसी को आप बेस्ट फॉर्म मानते हो सर गवर्नमेंट के? नहीं, मुझे तो एक फॉर्म है, बेस्ट भी हो सकता है और वर्स्ट भी हो सकता है। अगर हुँ, डेमोक्रेसी का ये मतलब है कि एक छोटा हुँ, सा क्लास है, जैसे हुँ, हुआ शुरू में, हुँ, वो गवर्न कर रहा है, हुँ, तो उससे तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि डेम- मतलब डेमोक्रेसी की भी बहुत चीज़ें हैं। जब पूरी फ्रेंचाइज हो तब आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी है, पूरी हर एक को मिल रही है। हुँ, वरना इंग्लैंड की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो जाहिर है कि अरिस्टोक्रेट्स का डोमिनेंस थी। हुँ। सर स्टार्टिंग में जब ग्रीस ने स्टार्ट किया था तो ग्रीक लोग भी तो नहीं मानते थे कि ये बेस्ट फॉर्म है, वो भी इसमें कमी उनको भी दिख रही थी। हाँ, वो उनको ये लगता था कि भाई डेमोक्रेसी में हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपने ही हुँ, चाहता है हुँ, और झगड़ा होता है और कोई बात नहीं होती।
ओके सर, एक जो फ्रंटियर की बात करते हैं हम, जैसे खैबर पास और बोलन पासेज दो बड़े इंपॉर्टेंट पासेज हैं जहाँ से इन्वेडर्स आए थे। तो क्या एंसेंट और मेडिएवल के जितने भी रूलर्स थे या राजा महाराजा नहीं, थे? ये कोई आप नहीं कह सकते कि बोलन पास ही से आए थे, कई पासेस हैं। हम्म, और जैसे अलेक्जेंडर आए और भी नहीं आए नहीं, तो लोग। दे डिडंट नेसेसरली कम बाय बोलन पास, और अलेक्जेंडर तो बलूचिस्तान से गया है वापस। ओके, तो सर इसी के साथ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की हमने दोबारा जो बात करी थी, तो उसी में एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने आपके लिए क्वेश्चन भेजा है, मैं वो आपसे पूछ लेता हूँ। प्रोफेसर हरगोपाल गुडावर्ती के बेटे हैं वो, और सीपीएस जेएनयू में वो पढ़ाते हैं। उन्होंने पूछा है कि मार्क्सिस्ट हैव नॉट टेकन कल्चर सीरियसली, बाय कल्चर दे ओनली सीम टू अंडरस्टैंड पॉपुलर कल्चर टू डू विद थिएटर बट नॉट एथिक्स एंड इमोशंस। इज इट वन ऑफ द रीजंस व्हाई लेफ्ट हैज लेफ्ट सम ऑफ इट्स अपील? ये मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन जाहिर है कि जब आप मेडिएवल की बात करते हैं तो बहुत सी डिफिकल्ट सामने आते हैं। जो आपको कल्चर मिलता है वो लिखा है जो राइटिंग में होता है, और अच्छा। जो एक छोटी ही क्लास होती है जो लिटरेट होती थी उस वक्त, तो वो कल्चर कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता है, और वो जो दूसरों के बारे में कहते हैं वो कितना सही है। तो इसलिए हमारे प्रॉब्लम्स बहुत हैं, क्योंकि जाहिर है जो किसान होता है वो तो नहीं लिखता अपनी हिस्ट्री और अपनी ऑटोबायोग्राफी। ये तो है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है शुरू से ही, चाहे एंशंट हो, चाहे मिडिएवल हो, चाहे मॉडर्न भी हो। ओके, तो सर एक दारा सिकोह के बारे में आप काफी बात करते हैं, और दारा शिकोह, हाँ, दारा सिकोह के बारे में आप ये कहते हैं कि भाई 1656 में जब उन्होंने ट्रांसलेट किया उपनिषद का फारसी से, तो उससे पहले संस्कृत, हाँ संस्कृत इनटू फारसी। हाँ, तो उसमें उससे पहले तो उपनिषद का किसी ने नाम भी नहीं सुना था। नहीं नहीं, ऐसा हाँ, नहीं है, हाँ, बिल्कुल नहीं है। इनका जिक्र और भी अर्ली उसमें आता है। मैं मेरे ख्याल में उपनिषद के नाम से अबुल फजल ने भी इनका जिक्र किया है। तो ऐसा नहीं, लेकिन दारा शुकोन ने पूरा ऑर्गेनाइज किया इनका ट्रांसलेशन फारसी में। अब उस ट्रांसलेशन पर कुछ एतराज़ हैं कि अपनी उसने जो व्यूज थे उनको इम्पोज किया उपनिषद पर, जो उपनिषद में नहीं है फिलॉसफी, वो उसने एट्रीब्यूट की। ये तो जो संस्कृत जानते हैं वही कर। तो जितने भी सर जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को जो ट्रांसलेट किया गया, जैसे गीता को भी किया गया, तो ये कब हुआ है और इसके किन लोगों ने किया? उपनिषद का तो ट्रांसलेशन इसलिए बहुत अहम है कि जानबूझ के ये किया गया कि फिलॉसफी मालूम की जाए इसमें क्या है। अच्छा। और इसका फिर ट्रांसलेशन बहुत अर्ली लैटिन में हो गया, और लैटिन से पूरे यूरोप में फैला ये। तो यूरोप को उपनिषद वो नहीं मिली जो ओरिजिनल उपनिषद थी, बल्कि दारा शुकोह ने क्या इंटरप्रेट किया था उपनिषद। अच्छा। तो उसने मोनोथीस्टिक टेक्स्ट उसे किया, जबकि उपनिषद मोनोथीस्टिक टेक्स्ट नहीं है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है दोनों में इंटरप्रिटेशन। बट यूरोप got Dara Shuko's version of Upanishads, which is monotheistic. Okay. So for wrong reasons, Europe thought very highly of Upanishads. तो फिर पहले उन्होंने लैटिन में किए, लैटिन से फिर इंग्लिश में, और फिर यहाँ पे आके लैटिन से जब लैटिन में हो गया, दुनिया भर में फैल गया। वहाँ तो उस वक्त हर पढ़ा लिखा आदमी लैटिन जानता है। ओके, तो सर ये हिंदू वर्ल्ड जो है, हिंदू वर्ल्ड का एज ए रिलीजन कब स्टार्ट होता है? मेरे ख्याल में अल-बरूनी ने किया 11th सेंचुरी में। तो फिर उसको फिर ये इवॉल्व कैसे होता गया सर? नहीं, वो हिंद से इवॉल्व हुआ। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैं आई मे बी रॉन्ग, दैट हिंदू, द वर्ड हिंदू इज यूज्ड बाय अल-बरूनी। ओके। दूसरा सर एक कि माइथोलॉजी को ही हिंदुस्तान में हिस्ट्री मान लिया जाता है, तो ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, मतलब ये भी लगता है कि जो हमारी मिथ है वही। सीरियस आदमी तो नहीं मानता कितने सीरियस आदमी मानते हो इस मुल्क में सर आप?
तो सर पर उसमें भी कई लोगों का ये कहना है, जैसे लोहिया भी कहते थे कि भी माइथोलॉजी का अपने आप में एक ग्रेट इंपॉर्टेंस नहीं, है। हमारी माइथोलॉजी में ये तो नहीं है कि आर्या हिंदुस्तान में ही पैदा हुए और यहीं से गए, ये तो हमारी माइथोलॉजी में नहीं है। लेकिन बीजेपी की माइथोलॉजी में है, वो तो शुरू ही इसी स्टेटमेंट से करते हैं, झूठ से, कि आर्या सबसे पुराने आर्या हिंदुस्तान में थे। हाँ। सर एक आपने बड़ी खूबसूरत बात कही थी एक लेक्चर में माइथोलॉजी के उसी में कि आपने कहा था कि भाई हमारे जो पिछले पुराने लोग थे उनके पास बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी थी, विमान थे और ये सब था, और पुष्पक विमान भी हमारे पास थे। तो आपने कहा था कि भाई पुष्पक विमान हमारे वालों के पास नहीं, राक्षसों के पास थे। तो हाँ, वो तो राक्षसों के पास थे। तो ये इतना ह्यूमर कैसे ले आते हो आप इन सब चीजों में? नहीं नहीं, और इसका आप बताओ थोड़ा सा। नहीं नहीं, बस ऐसा ही था, वो जोक था, वो जोक था। अच्छा अच्छा, जोक के तरीके से आपने कहा था। एंड आई थिंक आई वाज नॉट द फर्स्ट टू से। हाँ। बहुत ही संस्कृतिस्ट थे, आई थिंक बरुआ ने भी कहा था कि भाई उसकी आप तारीफ क्यों कर रहे हैं, वो तो कुछ राक्षसों का था, हमारा थोड़ा ही था। अच्छा अच्छा, इस तरीके से। सो दे आल्सो वांट टू आस्क, सो हु विल स्टार्ट? सर जैसे मार्क्स की जो कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री है, तो उन्होंने डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया है कि स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो आपने सिंस मेडिवल हिस्ट्री में अग्रेरियन हिस्ट्री काफी लिखा है, तो जो मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्शन है जो फ्यूडलिज्म, नहीं, मार्क्स ने खुद ही ये कहा है कि वो जो ऑर्डर है वो वेस्टर्न यूरोप को सूट करता है। हिंदुस्तान के लिए उसने वो ऑर्डर नहीं इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान के लिए उसने ये नहीं कहा कि यहाँ फ्यूडलिज्म था, बल्कि इस पे बहस हुई मार्क्सिस्ट में कि फिर फ्यूडलिज्म, मार्क्स ने तो नहीं कहा कि यहाँ फ्यूडलिज्म था, तो फिर यहाँ किस टाइप का फ्यूडलिज्म है, वो बहस चल रही है। तो ये तो मार्क्स ने तो इतना ही कहा था कि क्लास सोसाइटीज़ होती हैं, तो वो तो हिंदुस्तान पे भी अप्लाई करता है, चीन पे भी अप्लाई करता है, लेकिन क्या नेचर है उनकी क्लास सोसाइटी की? जैसे चीन में कास्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन क्लासेस है, यहाँ कास्ट सिस्टम के फॉर्म में क्लासेस हैं। तो ये तो हर मुल्क के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। लेकिन और सर जैसे मतलब इंडिया की जो फ्यूडल सोसाइटी थी या जो मेडिवल सोसाइटी थी, वो यूरोपियन फ्यूडल सोसाइटी जो मार्क्स डिस्क्राइब करते हैं उससे कितनी कैसे डिफरेंट थी? नहीं, वो अलग थी, क्योंकि यूरोप में सर्फडम था, हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम था। अब आप उस कास्ट सिस्टम को कह लीजिए कि वो एक टाइप का सर्फडम था, लेकिन उसकी नेचर तो अलग थी, रिप्रेशन की भी अलग थी। यूरोप में अनटचेबिलिटी तो नहीं थी, यहाँ तो छूट-छाट बहुत ही बेसिक सिस्टम था हमारे कास्ट सिस्टम का। तो क्लासेस के फॉर्म्स अलग होते हैं, लेकिन क्लास सोसाइटीज़ तो हर जगह थी। और सर एक ये भी माना जाता है कि जो भक्ति मूवमेंट के टाइम पे जिस तरीके से रिलीजन को प्रेजेंट किया गया, तो वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ, नहीं, डेमोक्रेटिक तो नहीं था भक्ति मूवमेंट में, कहीं डेमोक्रेसी का, कि मतलब मासेस के बीच में नहीं, मासेस का भी जिक्र नहीं है उसमें। उसमें तो सिर्फ यह है कि जो प्रेम होना चाहिए आपको अपनी डिविनिटी से, डेटी से, ये है भक्ति। तो सर वो रिलीजन का कॉन्सेप्शन जो है वो सस्टेन, मतलब नहीं, सिर्फ इतना था कि भक्ति में ये पॉसिबिलिटी हुई कि जो नॉन ब्राह्मण्स हैं वो भी धर्म में पार्टिसिपेट करें। इस मामले में तो ये जैसे बुद्धिज्म था वैसे ही उसकी नेचर थी, दैट इट वाज नॉन ब्राह्मणिक। लेकिन इससे ज़्यादा इसको करना तो नहीं है, रीज़न के खिलाफ थे, रैशनल नहीं थे। कई लोग सर जैसे शायद इसको कंपेयर भी करते हैं कि यूरोप से, कि मतलब भक्ति मूवमेंट वो एक तरीके से इंडियन रेनेसां था, कि मतलब कि रैशनलिज्म। नहीं, तो देखिए, एक तो ये कि यूरोपियन रेनेसांस रिलीजियस नहीं था, रिफॉर्मेशन था रिलीजियस, लेकिन रेनेसांस तो नहीं था। तो इसलिए भक्ति मूवमेंट से रेनेसांस हो ही नहीं सकता अगर आप एक रिलीजन की बेसिस पे, आप कैसे साइंस और रीजन को लाएंगे। और सर एक ये भी, जैसे हम मार्क्सिज्म को पढ़ते हैं, फिर मार्क्स के आइडियाज के बाद सबसे बड़ा जो पॉजिटिव एक तरीके से इंटरवेंशन हुआ मार्क्सिस्ट थॉट में, वो ग्राम्शी के थ्रू हुआ एक तरीके से, कि उन्होंने कल्चर का आइडिया दिया, हेजेमनी का आइडिया। नहीं, ग्राम्शी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसको इतना बड़ा स्टेचर तो नहीं देना चाहिए। तो मतलब आप कैसे देखते हो उनके आइडियाज को? नहीं, ठीक है, मतलब ग्राम्शी खासतौर से यूरोप के लिए और इटली के लिए तो ग्राम्शी बहुत इम्पोर्टेंट है, और मेथोडोलॉजी के उससे भी।
लेकिन अब उसके भी लिमिटेशन हैं, जो वो साफ कहता है दैट ही वाज फैमिलियर ओनली विद द यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो सर जैसे जो मतलब एक ये भी बिपिन चंद्रा वगैरह की जो हिस्ट्री राइटिंग है उनमें हम ये रिफ्लेक्ट होता है कि मतलब गांधी ने जो आइडियाज हेजेमनी को काउंटर करने के लिए ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को, वो एक तरीके से सिमिलर थे ग्रामसी के आइडियाज से। और आज की जो सोसाइटी, आज की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी जैसे जो मतलब रूलिंग गवर्नमेंट है वो एक तरीके से रूलिंग आइडियाज प्रोपेगेट करती है, नैरेटिव बनाती है, तो वो थोड़ी सिमिलरिटी नहीं भाई, अब मैंने जहाँ तक ग्रैमशी को पढ़ा है तो इतनी डिटेल्स में तो ग्रैमशी नहीं गया। और ग्रैमशी को तो ये ख्याल भी नहीं था कि मैं कोई ऐसी चीज़ कह रहा हूँ जो कि कहीं कहीं नहीं कही गई है पहले। बेचारा। बहुत खतरनाक लेवल पे पहुंच जाएंगे। सर एक चीज और भी कहते हैं आजकल के बच्चे कि जिस तरीके का मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म हिंदुस्तान में है, अगर वापस आ जाए मार्क्स और देखें तो वापस अपनी दाढ़ी कटा के वापस चले जाएंगे कि ये क्या हो गया भाई, ये क्या प्रैक्टिस कर रहे हो आप। मैंने कुछ अब ये और तो देखना है। नहीं तो अब मार्क्स का भी जो हिंदुस्तान के पे राइटिंग है वो आप पूरी तरह थोड़ी एक्सेप्ट कर सकते हैं भाई। उसको जो उसके पास मटेरियल था उसकी बेसिस पे कह रहा था। ओके सर, आप नथिंग। हाँ जी अंकित। हाँ सर वो लोहिया जी कहते थे जो माइथोलॉजी है, मिथ है, ये भी अपने आप में एक साइड पर है। और जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं जैसे रामकृष्ण शिवा, ये लोग हिस्टोरिकल लोगों से ज्यादा भारत की जनता जानती है। और माइथोलॉजी में लोगों को कल्चर्ड करने की वो रहती है, क्या रहती, क्षमता रहती है, लेकिन उसमें सड़ा देने की भी क्षमता रहती है यदि उनका सही यूज न हो। नहीं तो ये तो जो लफ्ज़ ही है माइथोलॉजी, उसी से मालूम होता है कि वो रियलिटी नहीं है। वरना माइथोलॉजी क्यों कह रहे हैं। तो अब जब रियलिटी नहीं हो तो आप जिस तरह से भी कर लीजिए। कहते भी है ना कि मिथ का मतलब ही मिथ्या जो है। तो सर हमारे रिलीजन में जैसे रामायण है तो वो तो माइथोलॉजी है और हिंदू धर्म अलग है, तो इन दोनों चीजों को हम अलग कैसे देख सकते हैं और नहीं, साथ में किस तरीके से हर देख सकते हैं? देखिए वो तो माइथोलॉजी एक लफ्ज़ है, लेकिन पास्ट का जो कंसेप्शन है हर जगह अलग होता है, चाहे कुरान में हो चाहे मनुस्मृति में हो। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं पास्ट। और कास्ट और क्लास कॉन्शियसनेस भी अलग है। तो अब वो तो आप हर रिलीजन की जो किताब है उसको और किस फेज में लिखी गई उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक। एक सर एक ये मलिक अंबर हुआ करते थे जो स्लेव डायनेस्टी में थे और अहमदनगर सल्तनत, अहमदनगर में तो वजीर था। हाँ, तो ये कई हम देखते हैं कि कई जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक भी हैं, तो कई स्लेव्स थे, उन्होंने अपने आप को इतना इवॉल्व किया कि वो रूलर बन गए, तो ये कैसे हुआ? नहीं ये था इस्लामिक सोसाइटीज़ में कि बाद गुलाम जो होते थे उनको वो बहुत प्रमोट करते थे। मास्टर्स इसलिए कि उनको ट्रस्ट करते थे। तो जैसे दिल्ली के सुल्तान थे वो मामूली आदमी को या जो तुर्क नोबल हो उसे ट्रस्ट नहीं करते थे कि पता नहीं किधर चला जाए, हमारा गुलाम तो हम जानते हैं उसे। इस तरह से उन्होंने गुलामों को अपना प्रमोट किया और अल्टीमेटली फिर कुछ गुलाम हुए जो सुल्तान हो गए। तो इसका ये मतलब थोड़ा ही था कि वो गुलाम बहुत ज़्यादा अच्छे थे, अच्छा उनका ट्रीटमेंट होता था। अच्छा। तो एक पर्टिकुलर केसेस होते थे जिसमें स्लेव ऑफिसर्स को वो करते थे कि भाई हमारे ट्रस्टेड हैं, और वो बढ़ के फिर रूलर हो गए। सर आप कास्टिज्म को भी स्लेवरी मानते हैं? जी, आप कास्टिज्म को भी स्लेवरी मानते हैं? नहीं मैं तो नहीं मानता स्लेवरी कास्टिज्म। ओके, कास्टिज्म स्लेवरी बिल्कुल अलग चीज है और कास्ट एक अलग अलग है। ये बोथ सेपरेट इंस्टीट्यूशंस। तो सर कास्ट को कम करने के लिए क्या सबसे बेस्ट सोल्यूशन है हिंदुस्तान की सोसाइटी में? नहीं जैसे भाई स्लेवरी रिजेक्ट हुई हिंदुस्तान में हो रही, कास्ट सिस्टम भी अब रिजेक्ट हो रहा है। जाहिर है कि फैमिली रिलेशंस वगैरह के बाहर तो रिजेक्ट ही हो गया। सर आप अंबेडकर जी का योगदान किस तरीके से देखते हैं इसमें? भाई मैं अंबेडकर साहब का कोई वो एक्सपर्ट नहीं हूँ उन पर। जैसे हमारे जमाने में तो उनकी बुराई होती थी कि अंग्रेजों के साथ में गए। तो सर थोड़ी आपके जमाने की बता दीजिए। कोई नहीं, अब तारीफ होती है। तो ये इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे देखते हैं? नहीं अब ये तो भाई देख लीजिए कि भाई 40s में अंबेडकर जॉइन दी कैबिनेट
व्हेन ऑल कांग्रेस लीडर्स वर पुट इन प्रिजन, और बहुत से लोगों ने इनकार कर दिया जो कांग्रेस के साथ नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा साहब हम नहीं जाएंगे आपके साथ। तो क्या आपको नहीं लगता कि मेरे अम्बेडकर ख्याल में शफात अहमद खान ने भी ज्वाइन कर, हालांकि वो तो नाइट थे, बट ही रिफ्यूज टू ज्वाइन द कैबिनेट अंटिल कांग्रेस मिनिस्टर्स वर रिलीज्ड। तो जहाँ तक मुझे याद है, मैं भी रहा हूँ, बट बहरहाल ऐसे केसेस हुए। तो अब इस पे तो दो राय हो सकती है कि अम्बेडकर को ज्वाइन करना चाहिए थी कैबिनेट उस वक्त, या नहीं, जबकि कांग्रेस वाले प्रिजन में थे। तो सर आज आपको नहीं लगता, या कई लोग ये कहते भी हैं कि अम्बेडकर को डिजर्विंग प्लेस पॉलिटिकली अभी मिला है, उनको जो रिस्पेक्ट है वो आज के ज़माने में मिली है? भाई उस वक्त बहुत इश्यूज थे कि जब नेशनल मूवमेंट के बाहर थे ना अम्बेडकर, तो ये तो बहुत बड़ा इशू ज़माने का था। अब उसको भूला जा रहा है, तो वो भूलने दीजिए। तो क्या सर पर उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स की तो बात कर रही थी तब। सोशल रिफॉर्म तो एक चीज़ है, लेकिन अंग्रेज़ों से मिलके सोशल रिफॉर्म करना है या नेशनल इंडिपेंडेंस हो उसके साथ सोशल रिफॉर्म करना है, दो दूसरे इशू, दो बिल्कुल अलग इशू है। तो अम्बेडकर की तो पॉलिसी ये थी कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिलके करेंगे, क्योंकि इनका राज है इस वक्त। तो यही मेन डिफरेंस था। ओके, तो सर जब आज हम देखते हैं अम्बेडकर को, जिस तरीके से ये डिफरेंसेस भी थे और सारा का सारा हुआ, तो क्या वोट की राजनीति के लिए अम्बेडकर को अप्रोप्रिएट किया जा रहा है? नहीं, अम्बेडकर ठीक भी बातें कहते थे, कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। ये तो एक इशू था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोऑपरेट करना चाहिए, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट कांग्रेस वालों को जेल में भर रही थी, तभी तो अम्बेडकर हुए ना। और फिर कांग्रेस मिनिस्ट्री भी ज्वाइन की अम्बेडकर ने, दोनों साइड्स से। लगता पसंद नहीं आपको अम्बेडकर? नहीं, अब तो अम्बेडकर की जो सोशल अप्रोच थी वो तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट थी। ही ब्रॉट द होल इशू ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इनटू पब्लिक, और कांग्रेस को भी फोर्स किया उन्होंने इस तरह से, जो हरिजन मूवमेंट कांग्रेस का हुआ। तो ठीक है कि अम्बेडकर के मूवमेंट से तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था हरिजन मूवमेंट। जहाँ भी इलेक्शन उस जमाने में हुआ, अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के हरिजन कैंडिडेट्स जीते। सर जब डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तब उस मूवमेंट का इंचार्ज आपके नाना को बनाया गया था। बहुत छोटे पीरियड के लिए वो भी अरेस्ट हो गए। तो उस गांधी को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, गांधी जी का तो वही बहुत इज्जत करना चाहिए गांधी जी की, तो इसमें दो राय नहीं हो सकती। अब ये कि गांधी जी से डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली तो गांधी जी के जो चीज थे उन्हें अप्रूवल ही से देखा जाएगा। और आज के ज़माने में जिस तरीके से गांधी जी को देखा जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, आजकल तो देख ही नहीं रहा है कोई गांधी जी देखा जा रहा है। चश्मा में लगा रखा है जी, गांधी जी तो ये ऐसा क्यों है सर? ये कैसे ये चेंज क्यों आते हैं? नहीं, एक तो ये था कि ये भी आप कह सकते हैं कि गांधी जी डिमांडेड टू मच, और उसी में उनकी जिंदगी गई। तो सरदार पटेल की एक तकरीर उन्हें पसंद नहीं आई, जिसमें उन्होंने कहा था सोर्ड विल बी मेट बाय सोर्ड। तो बात करने से इनकार कर दिया पटेल से। पटेल ने जाके माफ़ी मांगी, रोए वोए सब। तो ये तो ऐसे मॉरल करेज तो गांधी में ही हो सकती है। तो इसमें तो कोई शक नहीं। आपके बर्थडे पे जो विशेष दी थी वो लेटर पढ़ते हो आप गांधी जी? का? आपके बर्थडे पे जो विशेष दी थी आपके जन्म होने पे, वो लेटर पढ़ते हो आप कभी? नहीं, अब सुना है उसके बारे में, पढ़ते नहीं। क्या लिखा था उसमें? अब याद नहीं मुझे। बहरहाल वो मेरे नाना की वजह से लिखा उन्होंने। और मेरी खाला उनके आश्रम में थी, राहना तैयब जी। खाला मतलब मौसी?
हाँ हाँ, ओके। मेरी बड़ी बहन थी मेरी माँ की, रहाना तैयब। सर आपकी पैटर्नल साइड मेवात साइड से है? ना मेवात से नहीं है? नहीं, लखनऊ। लखनऊ से। ओके। मेरे को सर एस इरफान हबीब साहब से बात की मेरी। नहीं, वो तो दूसरे हैं, वो सैयद हैं। हाँ। कहाँ से सैयद, ये बहुत बड़ी ब्रांच है सैयदों की उसके। हाँ। तो सुनिए तो सर उन्होंने मेरे को क्या बताया। क्या? तो उन्होंने मेरे को बताया कि हम दोनों को आपस में नाम सेम है तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ। और बड़ा नफा नुकसान भी होता है। कई बार उनके चेक मेरे पास आ जाते हैं और मेरे चेक उनके पास चले जाते हैं। तो ये क्या, और वो क्या नहीं, वो कैसे होता नाम है? से होता हाँ। है, और जाहिर है पता चल जाता है कि भाई हमारे पेमेंट नहीं है। लेकिन डाक का बहुत होता है कि कई लोग खत लिखते हैं। मेरे भी नाम तो नहीं, लेकिन क्योंकि सैयद इरफान हबीब काफ़ी वेल नोन है, तो उनके नाम, उनकी मॉडर्न किताबें भी हैं, कम्युनलिज्म पर भी हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अब बहुत दिन से कंफ्यूजन ऐसा नहीं हो रहा है, वो अब समझ गए कि कौन अलीगढ़ का है, कौन दिल्ली का है। अच्छा सर, इसी के साथ में जो पास्ट के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, अगर कोई 4 कैरेक्टर हम चूज करें तो किससे आप बात करना चाहोगे बैठ के, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं? नहीं, अशोक से तो करना चाहूंगा मैं, क्या बाकी का क्या मैं बातें श्योर करोगे सर? बहुत सी बात। फिर भी कहाँ से स्टार्ट भाई करोगे? राइटिंग आपने कहाँ से सीखी? अच्छा। ये तो है। तो क्या लगता है, क्या जवाब देंगे वो? पता नहीं, हमें क्या मालूम कि कहाँ से सीखी। बट स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। आप उनसे पूछोगे नहीं कि भाई कि कलिंग के युद्ध के बाद जब हथियार डाल दिए तो उसकी वजह से पूरा का पूरा एम्पायर ही खत्म हो गया थोड़े दिन बाद? नहीं नहीं, एम्पायर क्यों खत्म हो गया उसके बाद? उन्होंने तो धीरे कलिंग, धीरे 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 नहीं नहीं, धीरे। कलिंग को कोई एम्पायर से थोड़ा ही निकाला अशोक ने। वहां तो उनका बल्कि एक प्रिंस ही उन्होंने डिप्यूट किया एज वाइसरॉय, जिसके नाम उसका एक एडिक्ट भी इशू हुआ। तो नहीं, ये तो एक थ्योरी बात लोगों नहीं है कि अशोक के ही पीरियड में साउथ या अफगानिस्तान का लॉस हो गया, उसकी कोई बेसिस नहीं है। सिर्फ एक ये कहने की बात है। नहीं, कोई प्रूफ नहीं है उसका। ओके। क्योंकि वहाँ फ्रंटियर तक तो उसके इंस्क्रिप्शन मिले, शहबाजगढ़ी इंस्क्रिप्शन फ्रंटियर में है। तो सर दूसरे नंबर का जिससे बात करना चाहोगे अपार्ट फ्रॉम अशोक? नहीं, अब तो और कोई मेरे पास नहीं लगता। गांधी से नहीं मिलना चाहोगे? नहीं, गांधी जी की तो इतनी इज्जत है कि उनसे क्या बात करें, वो हुक्म दें। फिर भी एक बार मौका मिले तो मतलब क्या क्या कहोगे आप? क्या ऐसे सवाल क्यों पूछे? ऐसे सवाल गांधी जी। सर एक ये कई बार एक ये बड़ा लार्जर डिबेट है और बहुत बार इस पे बात भी हो चुकी है, पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि गांधी जी ने नेहरू को क्यों चुना था लीड करने के लिए देश को, प्राइम मिनिस्टर के लिए? नहीं, ठीक फैसला था उनका। बहुत शुरू से ही था उनका। और ये देखते हुए कि ज्यादा चीजों में गांधी जी से अग्री नहीं करते थे पंडित नेहरू, वो बहुत दफा अपोज भी किया, लेकिन गांधी जी कंसिस्टेंटली नेहरू को। ओके सर, कई लोग हैं वो आपके बारे में इस तरीके से बात करते हैं कि ये जो हिस्टोरियन है इन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री लिखी है हिंदुस्तान की, और एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन इस तरीके से वो बात करते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू तो होता ही है आदमी की, जाहिर है कि अप्रेजल्स में फर्क होता है। अशोकी को ले लीजिए तो बहुत से अप्रेजल्स हो सकते हैं। बहुत से हिस्टोरियंस ने कहा है कि he hastened the decline of Mauryan Empire। अब ये सब तो हिस्ट्री में डिबेट्स रहती ही हैं, दे आर डिबेट्स। कुछ ऐसी होती हैं डिबेट जो क्लोज हो जाती हैं क्योंकि आपको एविडेंस मिल जाती है बिल्कुल एक फर्म
किसी चीज की, बहुत सी डिबेट्स वो कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, इसमें पर एक चीज ये भी है कि भाई जैसे ये डिबेट इवॉल्व हो रही है, और एक बार किसी राइटर ने क्या किया, आपके बारे में लिखा था और आप लोगों के बारे में लिख के उन्होंने रावण के जैसे 10 सिर नहीं होते, तो वैसे ही 10 सिर में अलग अलग फोटो लगाए, एक रोमिला थापर की, एक आपकी, एक राम गुहा की, और उसके नीचे लिखा है कि ये डिस्टोरियंस ऑफ हिस्ट्री है इंडिया के। हाँ तो वही फ्री, इट्स ए फ्री कंट्री, जो चाहे आदमी आपने देखा है वो? नहीं। काफी फनी था वैसे वो। अच्छा, फ्री कंट्री है। हाँ। सर, नालंदा यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो बख्तियार खिलजी की बात करते हैं कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया। हाँ, वो असल में कोई सर्टेन नहीं है, क्योंकि उसने कहा बिहार, और बिहार का मतलब विहार लिया गया, और क्योंकि नालंदा टेक्निकली विहार था, ये समझा गया कि उसने नालंदा को डिस्ट्रॉय किया। अब ये कुछ एविडेंस निकली है कि नहीं, एक साहब थे वो तिब्बतन, वो बाद में गए और वो नालंदा को कहते हैं कि मैंने नालंदा में पढ़ा, और तो नालंदा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। अब मुझे ज़्यादा इस कंट्रोवर्सी में नहीं, बिलीव आई एम नॉट फेमिलियर विद तिब्बतन एविडेंस। बस मैंने एक पढ़ा है डिबेट में कि तिब्बतन स्कॉलर जो थे वो 13th सेंचुरी में बहुत बाद में गए और नालंदा में पढ़ा उन्होंने, और वो फिर तिब्बत वापस आए और बुद्धिज्म फैलाया। ओके, तो सर जैसे नालंदा का इम्पोर्टेंस क्या देखते हो आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री? नहीं, युआन चांग ने जो नालंदा को डिस्क्राइब किया है वो है असल में हमारा मेजर डिस्क्रिप्शन नालंदा की, जो ट्रेवलर थे, चाइनीज ट्रेवलर। अब ये दूसरी बात है कि आप माने ना माने, हिंदुस्तान के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें ग्रीक्स और चाइनीज से मिलती है, अपनों से तो मिलती नहीं। नालंदा के बारे में भी युआन चांग बता रहा है हमें। तो सर ये ऐसा क्यों है? क्या ऐसा क्यों है? इसका कारण पता नहीं क्या है। कि भाई हमारी लैंग्वेज हम लोग अपने आप को सीरियसली नहीं लेते ना ज्यादा। तो ये तो पिक्यूलियर बात है ना कि नालंदा जैसी चीज है आपकी, और उसका जितने अकाउंट हो या तो चाइनीज हैं या तिब्बतन हैं। सिर्फ यही रीजन है। बाकी सर इसके अलावा काफी सारी बात होगी, 1 घंटा हो गया हमारे को बात करते हुए। आपको पूछना है? हाँ बताओ, ये क्या पूछना चाहते हो? गालिब के ऊपर बात कर रहे थे, ये चिट भेज रहे हैं, आप सीधा पूछ लो। भाई बताइए। गालिब के बारे में तो आप, मैं आपसे गालिब के एक शेर सुनना चाहूंगा पहले तो, अगर आप की इजाजत हो तो। कुछ क्या उन्होंने कुछ मुगल के बारे में लिखा है, क्योंकि वो खुद एक मुगल रूलर थे। नहीं कि भाई डलते शाम के लोग हैं, मैं इनके हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं लिखना चाहता इस तरीके से। गालिब की क्या कौन सा है आपका फेवरेट शेर व शायरी? नहीं, कोई खास नहीं। आजकल आप शेर व शायरी पढ़ ही नहीं रहे? नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, सीरियसली नहीं पढ़ते। तो आपको कौन सी याद है? गालिब की मुझे असल में कोई खास नहीं है। इस वक्त कोई खास याद नहीं आ रही। अच्छा, वैसे कौन से फेवरेट है आपके? कोई फेवरेट? गालिब है। डिप्रेसिव मूड होता है तो गालिब पढ़ते हैं। अच्छा, डिप्रेसिंग मूड होता है तो अब भी डिप्रेस हो जाते हो आप? हाँ, अखबार पढ़ने के बाद डिप्रेस्ड हो जाता है आदमी। आप भी? तो उस डिप्रेशन के क्या कारण रहते हैं, कैसे दूर करते हैं? नहीं, ऐसे ही गालिब को याद करते हैं। गालिब हैं, और फारसी के शायर हैं, अमीर खुसरो हैं। सर ये भक्ति मूवमेंट के जितने भी लोग हैं, चाहे ये पंथ से निकले हुए हैं या नाथ से निकले हुए हैं, नानक हैं, कबीर हैं, मीरा हैं, रस खान हैं, इन सबको आप कैसे देखते हो? असली हिंदुस्तान तो इनकी रचनाओं में दिखता है एक्चुअली। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है? कैसे?
नहीं, बहुत से आपको जो मामूली कहानियाँ होती हैं वो होते हैं, उससे मिल जाता है आपको। जातक हैं उनसे मिल जाता है। आप रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। और दिक्कत बाज़ दफ़ा इन पोएट्री में ये होती है कि जैसे गुरु ग्रंथ साहब है, तो मैनिफेस्टली कई वर्सेस जो गुरु नानक को एट्रीब्यूट किए हैं वो उनको नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें वो टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं जो अकबर के ज़माने में गुरु नानक नहीं थे। हाँ, जब गुरु नानक का इंतकाल हो गया था, मैंने इस पे एक ऐसे भी लिखा है। लेकिन है वो मुगल पीरियड की वर्सेस, तो मुश्किल हो गया है कि एट्रीब्यूशन, क्योंकि उस ज़माने में ये कॉमन प्लेस थी कि आप गीत एक कंपोज करते थे और कबीर या नानक या दूसरे सेंट्स को एट्रीब्यूट कर देते। बहुत कॉमन है। तो इसी तरीके से बुल्ले शाह भी थे सर। हाँ, बुल्ले शाह का तो डेफिनेटली ये। तो आपको कौन, आमिर खुसरो ज्यादा पसंद है, कौन ज्यादा पसंद है? नहीं मुझे हाँ? नहीं, अब फारसी का तो अलग है, अमीर हाँ। खुसरो की तो जब आप फारसी अदब पढ़ें हाँ। तो होता है। आप इतनी सुनाते तो रहते थे सर, आप अपने लेक्चर्स में सारी चीजें। नहीं कोई खास नहीं। ओके अंकित। नहीं, आप जब हाँ। हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हाँ। भाई उर्फी भी है। हाँ। आजकल के मॉडर्न आदमी को तो उर्फी ज्यादा अपील करेगा। ठीक है, पूछना आपको? मेरा हो गया। हाँ बोलो। सर हम जब हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करते हैं तो हमारे पास जितने भी अवेलेबल फैक्ट्स होते हैं तो हम उसको ट्राई करते हैं इंक्लूड करने की। कभी कभार होता है कि वो जो फैक्ट्स हैं हो सकता है उसमें हम ये सोचते हैं प्रेजुडिस हो, लिखते वक्त उसको ऐसा ग्लोरीफाई किया गया हो, तो हम कैसे उससे डील करते हैं? क्या हम फैक्ट रीचेक करते हैं? नहीं आपको अब भाई आप एक तो चीज ये कर सकते हैं कि आप क्रॉस चेक करें। तो ये पॉसिबल है हिस्ट्री? नहीं, बहुत पॉसिबल है। जैसे अशोक है तो आप उसकी बहुत सी चीजें चेक कर सकते हैं ग्रीक अकाउंट से, हालांकि वो उससे पहले के हैं। और ग्रीक अकाउंट्स को आप अशोका के इंस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। और फिर तो अशोका एक केस है जिसको बहुत इंटेंसिव स्टडी हुई है इंस्क्रिप्शंस की, बहुत ही इंटेंसिव, बरुआ ने खास तौर से की, तो उनसे आप बहुत नतीजा निकाल सकते हैं। तो ये कि टेक्स्ट को किस तरह से पढ़ा जाए। अब जैसे एंशंट इंडिया की आप बात करें तो अल-बिरूनी है, अब कितनी डिफ़िकल्ट टेक्स्ट है, वो तो अरबी में लिख रहा है और अरबी में वो ग्रीक ऑथर्स को कोट करता है। तो अभी जो उसका ट्रांसलेटर है जर्मन, उसको अरबी भी आती थी, ग्रीक भी आती थी, अंग्रेजी में किया, अंग्रेजी भी आती थी, था वो जर्मन। तो अब हम कैसे इतनी ज़बानें सीखें? अल-बिरूनी ने तो संस्कृत सीखी, लेकिन हुल्श जो उनके ये थे, और हुल्श गलत कह रहा हूँ, जो जर्मन ट्रांसलेटर हैं उन्हें तो संस्कृत भी आती, अरबी भी आती, दोनों को चेक कर रहे हैं। तो जो भी अल-बिरूनी की कोटेशन है, इज एबल टू चेक विद पर्शियन, विद अरबिक टेक्स्ट, ग्रीक टेक्स्ट एंड संस्कृत टेक्स्ट। ऐसा आदमी तो बहुत मुश्किल है। ये भी सर, बुद्धिज्म के डिक्लाइन का रीजन क्या मानते हो आप इंडिया में? अरे भाई, हर मजहब में फ्रॉड तो होता ही है, तो किसने फ्रॉड किया बुद्धिज्म में? है सर? कौन लगता है आपको? नहीं बस इतना ही थी। सर थोड़ा सा तो बताइए। ज्यादा स्टडी नहीं है हम्म? मेरी ज़्यादा स्टडी नहीं है। फिर भी आपका ओपिनियन क्या है उसके ऊपर? नहीं, स्ट्रेंज तो है, डेफिनेटली स्ट्रेंज। मेरे ख्याल में एक तो कास्ट सिस्टम है,
कास्ट सिस्टम की वजह से ब्राह्मणिज्म बहुत डीप रूटेड. It's not the weakness of Buddhism but the strength of Brahmanism. स्ट्रेंथ ऑफ ब्राह्मणिज्म. बहुत डीप रूटेड. कास्ट हमारे यहाँ बहुत डीप रूटेड. दूसरा सर, जैसे आजकल क्या हो रहा है कि जैसे वही पुराना हिंदू राष्ट्र और हिंदू, मतलब हिंदुइज्म एक्चुअली में है क्या सर? मैं अगर आपसे पूछूं तो आप. नहीं, हाँ. मतलब जो स्कॉलर्स हैं वो तो हिंदुइज्म का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते, वो तो ब्राह्मणिज्म करते हैं. अच्छा, वो ब्राह्मणिज्म कहते हैं. सॉरी. हम्म. तो हिंदुइज्म का लफ्ज तो ऐसे अरबी से आया है. अच्छा, ये वर्ड. हिंदुस्तान के लोग हिंदू थे तो मजहब भी हिंदू है. इट्स एन अरेबिक वर्ड. ओके. तो क्या सर हम उस रास्ते पे ये हैं? but it is an interesting word. Why? Because the whole concept of religion as viewed by Jews, Christians and Muslims is different from Indian concepts of religion as Buddhism and Brahmanism. एक ब्राह्मण भी जाके बुद्धिस्ट विहार को जज कर सकता है. तो सर एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन लास्ट के. कहाँ गए? एक तो जब मेडिवल इंडिया को हम पढ़ते हैं तब देखते हैं कि जो सीट ऑफ पावर रहा लगभग 600-700 साल के लिए, जो दिल्ली सीट ऑफ पावर रहा मेडिवल इंडिया में, तब इसके जो सराउंडिंग की पॉपुलेशन थी वो मेजोरिटी मुस्लिम कभी नहीं बनी, मेजोरिटी पॉपुलेशन. बट हम ये देखते हैं कि जब आज के टाइम में जो बंगाल वाला रीजन है वहां पे मुस्लिम्स ज्यादा कंसंट्रेटेड है. तो मतलब ये कैसे हुआ कि मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला और वहां पे हमें इतनी ज्यादा? नहीं, वहाँ इस्लाम फैल गया. मतलब क्या कारण रहे उसके? नहीं, वो तो यही आप कह सकते हैं कि वेस्ट पंजाब में क्यों हुआ और राजस्थान में. वो तो ये माना जाता है कि उस साइड से, कई बोलते हैं कि उस साइड से आया, तो फिर वो मतलब क्या रीजन? नहीं, ये तो मजहब फैलते हैं, ऐसे फैल जाते हैं. तो मतलब यहाँ पे क्यों नहीं फैला, वहां पे मतलब क्यों फैला ऐसे? इट्स ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर कि कौन सी चीज़ किसको अपील करती है और क्या कंडीशंस थे. बहुत मुश्किल है. नेपाल में क्यों बुद्धिज्म इतना नहीं फैला जितना तिब्बत में? हाउ वुड यू आंसर? हाउ कैन यू आंसर? और सर एक ये भी, जैसे मतलब सबाल्टर्न हिस्ट्री का एक जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ मतलब 1960s 70s में, कि मतलब एक जो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री है उससे सबाल्टर्न्स को एक्सक्लूड किया गया, और फिर मतलब उनकी हिस्ट्री राइटिंग हुई जो रणजीत गुहा और उन सब ने की, और फिर बाद में देखते हैं कि वो एक मूवमेंट एक तरीके से फेड अप हो गया और अब उसकी मतलब इतनी चर्चा नहीं होती. तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप सबाल्टर्न हिस्ट्री को? मतलब उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा और मतलब कैसे अब वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं रही? नहीं, सबाल्टर्न्स का ये तो उनका कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने ये कोशिश की कि जो पुअरेस्ट एलिमेंट्स हैं उनको हिस्ट्री में लाएं. Of course, their total rejection of previous historiography is not sustainable. तो सबाल्टर्न्स का कुछ असर तो हुआ है राइटिंग में, लेकिन मेरे ख्याल में ओवर स्ट्रेस्ड. प्रॉब्लम तो यही होती है कि जो आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं दे आर मोनली मिडिल क्लास और अपर क्लास. क्योंकि अगर कोई सबाल्टर्न भी होगा तो he moves into the middle class once he becomes a religious leader. तो वो तो एक प्रॉब्लम है ही सबाल्टर्निटी की. But I think subaltern historians should be credited by bringing into picture the poorer elements and their ideology into history. लेकिन अब हम रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते कि मौर्यन पीरियड में अछूत क्या सोचते थे. वी कांट रिकंस्ट्रक्ट. शूद्र क्या सोचते थे हम नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते.
ओके सर, लंच का टाइम हो गया आपका। अच्छा अच्छा। हाँ, लास्ट क्वेश्चन आप हम मेरे पास कुछ क्वेश्चन है तो हाँ। आप सर लंच करके उसके बाद पूछे। नहीं आप इस बाद में- फिर हाँ जी, नहीं इस वक्त पूछ लीजिए। हाँ अभी पूछ लीजिए। हाँ फिर रेस्ट कर लेंगे। हाँ, फिर रेस्ट करना है। कुछ क्वेश्चन सर मैं पूछ लेता हूँ। हम्म। आपने सर 75 की इमरजेंसी का भी दौर देखा। जी इमरजेंसी का भी दौर देखा आपने, जी इंदिरा गांधी ने जो लगाया, और आप अभी तो कुछ देख ही रहे हैं और आप आगे भी देखते रहे, वैसे ही चाहेंगे। मैं जानना चाहूंगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन की जो आरोप इमरजेंसी के दौर में लगते हैं, उस वक्त की स्थिति और अभी की स्थिति से आप तुलना करें तो क्या आप कोई साम्यता पाते हैं, कोई तुलना पाते हैं? नहीं मैं तो नहीं इतना करता क्योंकि इमरजेंसी में तो बिल्कुल ही ममानियत थी हर चीज की। आप अखबार में नहीं छाप सकते थे, कुछ कर सकते थे, तो वो तो नहीं है स्टेज। तो जिस तरह से हम लोग उसको अपोज करते थे वो भी ये था कि गोपालन की तकरीर ली और उसको लिफाफों में रखा और अलग अलग राइटिंग से भेजा ताकि आइडेंटिफाई ना हो सकें। वी वर सक्सेसफुल इन रनिंग ए होल पोस्टल सिस्टम फ्रॉम अलीगढ़, जिसमें इमरजेंसी के खिलाफ जो बातें थीं वो अलग अलग कई लोग लिख के लिफाफों में डाल के भेजते थे, अलग अलग लिफाफों में, ताकि ये ना हो सके कि ये कोई सर्कुलर जाए। अभी आप तो अब ये पॉसिबिलिटी थी उस जमाने में। इतना भी मैं कहूँगा कि जो लोकल ऑफिशियल्स थे वो भी कोई इमरजेंसी के में एंथुसियास्टिक नहीं थे। सर इसी के साथ में जैसे विश्व गुरु की बात होती है बार बार अभी, तो हमारे तो एजुकेशनल हिस्ट्री यही है कि मतलब 77% लिटरेसी रेट 2011 के अकॉर्डिंग है हमारे देश की आज के दिन। तो उस इस तरीके से हम कैसे एक विश्व गुरु बन सकते हैं, या फिर हम अपना पास्ट को देखते हैं और वेदों को देखते हैं जो वेद लिखे गए थे। तो विश्व गुरु क्यों होना चाहते हो यार? कर किया विश्व गुरु। सर अच्छा फील आता है ना उसमें। नहीं सर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेम्बर्ड? I'd like to be remembered as a historian. That's all. As a historian? That's all? Nothing more than that? Nothing. असल में जो अपना प्रोफेशन है हाँ उसी करना चाहिए। हाँ। जहाँ तक एक्यूरेसी हो, और देखिए कोशिश करता है हर एक आदमी, जाहिर है कि फ्लॉस तो रहते ही हैं। ओके हाँ। संघ को लेकर मैं कुछ जानना चाहूँगा, आरएसएस को। उसके क्रिटिसिज्म में अक्सर ये कहा जाता है कि वो एक फासिस्ट संगठन है। तो पहला तो क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि उसकी जो क्रियाकलाप है वो जिस तरीके से खुद को ऑपरेट करता है या जिस तरह की उसकी विचारधारा है वो एक फासिस्ट संगठन है? और नहीं वो फाशिस्ट है नहीं, लेकिन उन पर फाशिज्म का असर है और खुद ही उनके जो अर्ली डॉक्यूमेंट्स हैं उससे ये जाहिर हो जाता है कि हिटलर का असर है उन पर। तो हालांकि वो बने हिटलर के राइज से पहले, लेकिन 38 तक तो बहुत इफेक्ट हो गया था हिटलर की। अब उसके बाद क्योंकि वर्ल्ड वॉर हो गई तो उसमें तो दुबक के रहना पड़ा उस वक्त, फिर ये सब बातें नहीं कह सकते थे। तो लेकिन ओरिजिनली जो 1938 की राइटिंग है उसमें देख लीजिए हिटलर की तारीफ की। और उनके विचारों से जो पार्टी वहां से प्रेरणा लेकर चल रही है मौजूदा में वो सरकार में, लेकिन अब ये देखिए कि वो तो इंडस्ट्रियल नेशन है, नाजी पार्टी इतनी मजबूत थी। जी अब वो तो आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हिंदुस्तान में। तो जाहिर नहीं कर पाए, लेकिन नाजीज का असर तो था, इनका 30s में था इन पर असर। अब इनसे निकले राजनीतिक संगठनों पर भी उसका असर हुआ। जी इनसे निकले राजनीतिक संगठनों पर भी उसका असर हुआ या रहा या है? नहीं इतना मैं नहीं कह सकता, लेकिन जाहिर है कि फिर जब लड़ाई शुरू हो गई 39 में तो फिर तो हिटलर का जिक्र ही नहीं कर सकते थे ये। हाँ हिस्ट्री से जुड़ा हुआ कि कई बार अभी लगातार ये सरकार पे ये आरोप है कि वो इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही है।
तो क्या ऐसा होता है कि हमेशा इतिहास को बदलना गलत ही है? क्या उसका कोई सकारात्मक पहलू भी हो सकता है इतिहास को बदलने? इतिहास उसकी राइटिंग बदलने का मतलब ही है कि आप सही चीज को गलत करना चाहते हैं। तो वो तो लफ्ज ही नहीं भाई, इतिहास को आप क्यों बदलें? जो इतिहास है उसे रहने दीजिए। कोई आपको नई चीज डिस्कवरी हो कि मार्को पोलो हिंदुस्तानी में पैदा हुआ था, तो ये बड़ी चीज है भाई, ये डिस्कवरी है हिस्ट्री की। लेकिन अगर आपकी ये नहीं है तो फिर मार्को पोलो की डिस्कवरीज तो फिर यूरोप ही को जाएंगी। तो इसलिए हिस्ट्री तो सिर्फ एविडेंस पर बेस्ड है, करेक्ट एविडेंस है। अभी नई शिक्षा नीति जो है उसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात हुई, भारतीय ज्ञान परंपरा, ये सब तो आजकल बहुत गलत चलन बात है, क्योंकि नॉलेज जो होती है वो ना इंडियन होती है ना इंग्लिश होती है, वो सिर्फ नॉलेज होती है। उसका एक कोई अलग रेस से नॉलेज नहीं बदलती या कास्ट से नॉलेज नहीं बदलती। तो ये तो परसेप्शन ही गलत है। सब जो पहले भी, इसके पहले जो वो गवर्नमेंट में थे और अभी लगातार 11 साल से सरकार में रहने के दौरान इन्फ्लुएंस में जो पार्टी चलती है वो हमेशा एक रूपता का प्रयास करते रहे, चाहे वो एक राष्ट्र, एक भाषा, एक चुनाव, एक धर्म, एक तरह की संस्कृति पे उनका जोर रहता है। तो वो एलिमेंट्स अगर प्रभावशाली होते हैं, एक रूपता अगर प्रभावशाली होती है, तो उसकी क्या नुकसान हो सकते हैं? नुकसान तो ऑब्वियस है कि भाई आप एक ही उसको क्यों इन्फोर्स कर रहे हैं। ट्रुथ अलग अलग भी हो सकता है, कुछ ट्रुथ आपके पास है, कुछ दूसरों के पास है। तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट तो यही है कि हर एक को फ्रीडम होना चाहिए, तो उसका बिलीफ है। मौजूदा सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है बताने की कि इतिहास में हिंदुओं के साथ बहुत गलत है, हिंदू एक तरह से विक्टिम बना के दिखाए जा रहे हैं। इस प्रयास को आप कैसे देखते हैं? इसमें कुछ सच्चाई है? ये विक्टिम्स तो हैं ही भाई, शूद्र हिंदू ही हैं, उनको वो भी विक्टिम है। ये तो उसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती। सर, आप अपने समय के कौन कौन से नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन से मिले हैं? हमारे दो गुरु तो बिपिन चंद्र थे। अच्छा। उनसे बहुत दोस्ती रही। My father also was an early nationalist historian. उनका एक एड्रेस, प्रेसिडेंशियल एड्रेस पढ़ लीजिए 1947 का, 7 और 48, जो हिस्ट्री कांग्रेस हुई है पोस्ट इंडिपेंडेंस। नहीं, बस शुक्रिया। तो उनके भी असर में था। He was a great admirer of आरसी गांधी जी। मजूमदार वगैरह से भी आपने मुलाकात की होगी आपने? हाँ, आरसी मजूमदार साहब को मैंने पानी का ग्लास पिलाया है अलीगढ़ में। अच्छा। मैं उस वक्त 8th क्लास में था। तो एक साहब थे, वो उन्होंने कहा कि ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो मैंने जाके, मुझे अच्छा नहीं लगा कि यूँ इशारे करके बुलाया, तो फिर मैंने यहाँ हिस्ट्री कांग्रेस हो रही थी, मैंने पिलाया। तो एक लड़का आया सीनियर, उसने कहा कि बहुत ऑनर तुम्हें मिला है, पता है किसको तुमने पानी पिलाया है? प्रोफेसर आरसी मजूमदार। तो सरकार का बता रहे थे, कौन? वो भी नेशनलिस्ट थे। हिस्टोरियन सरकार नहीं थे, डीसी सरकार। हाँ, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई थी शायद? डीसी सरकार एकदम से स्लिप कर रहा है। ट्रेन का सफर कहीं ट्रेन के सफर में या कहीं पे आप मुलाकात हुई थी शायद? याद नहीं। अच्छा। मेरी एज बहुत हो गई है, मैं भूल रहा हूँ। सर, आपका बर्थडे आ रहा है, कैसे सेलिब्रेट करोगे आप अपना 95th बर्थडे, 94th बर्थडे? नहीं, आप जैसे लोग बहुत कम रह गए जिन्हें याद रहता है। क्या बात। 10th अगस्त का है ना सर? पानी चाहिए आप? नहीं, शुक्रिया। 10th अगस्त का है ना सर? 12th
12th का है, पर वैसे तो वो इंटरनेट पे तो 10th दिखाता है हमेशा। किसी ने डाल दिया होगा 10th। ओके, चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनलिज्म पे मेरा एक आखिरी सवाल हाँ है हाँ आपसे। हाँ, पूछ लीजिए। बहुत परेशान होते हैं। हाँ हाँ, जो भाजपा और संघ का राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है, वो संवैधानिक राष्ट्रवाद की जो परिकल्पना थी, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स की, क्या उससे आप उसे अलग देखते हैं या फिर वो सही है? जाहिर है अलग हैं वो तो कम्युनल इंटरप्रिटेशन है उनका। दे आर नॉट clearly thinking of nation but thinking of a community. कांग्रेस का ब्रॉडर कॉन्सेप्ट था नेशनल लीडरशिप का हमारे, और वो छुपा हुआ नहीं था। यू कुड रीड बोथ गांधी एंड नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू की कॉन्सेप्ट। नहीं वो तो बता दिया सर ने 48 का। हाँ हाँ, एएमयू में जो नेहरू आए थे उस पर तो हमने बात कर ली ना सर। नहीं, वो 1942 में भी आए, 48 में आए, उसके बाद आते रहे, रिविजिटेड, और वो मोटर में आ जाते थे। नॉट लाइक कोई ऐसा नहीं था कि कोई ज्यादा, तो बस एक पुलिस वाला बैठता था, उनके साथ एक सेक्रेटरी। अच्छा अच्छा, उसी में एक दफा तो सिर्फ सेक्रेटरी था उनका, वो सीआईडी वाले कोई भूल गए, वो कराची वहाँ दिल्ली से फोन करता रहा कि मैं तो पहुंच गया था ड्यूटी पे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब पहले ही चल दिए। अच्छा, कोई बहुत सिंपल थे वो, और उन्हें यकीन था कि कहीं भी हिंदुस्तान में जाएंगे तो लाखों प्रोटेक्शन के लिए। कोई ये भी तो आदमी को होता है ना, हमें क्या, हमें हर एक पहचानता है। हम वेलकम करेंगे सब। ओके सर, देन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस्तकबाल आपका। हाँ।